हेलो एवरीवन, मैं रुद्रमूर्ति। इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों पर आधारित है, जिसमें अपवर्तन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो परीक्षाओं में के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, खासकर CGPSC, ACF, रेंजर, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। इस लेक्चर को देखने के पहले मेरी आपसे सलाह है कि इसके पहले मैंने 3 वीडियो रिलीज़ किया है। पहला वीडियो है आपका अपवर्तन क्या है, दूसरा वीडियो है अपवर्तन के नियम, और थर्ड वीडियो जो है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो अपवर्तन का ही एक विशेष रूप है। उनको देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और बहुत सारी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है MCQ का वो है ब्राइटनेस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी हीरे की चमकने का कारण है इट्स शेप, उसका आकार, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हीरे की चमकने का कारण, हीरे की चमकने का कारण है, 4 ऑप्शन दिया हुआ। पहला क्या है? पहला दिया उसका आकार, नहीं। अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, और चौथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये 4 विकल्प दिए हुए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जैसे कि स्टूडेंट्स के पहले वाले वीडियो में मैंने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उनको भी मैंने डिटेल से उसके बारे में डिस्कस किया है। तो हीरे की चमक का कारण क्या है? बहुत सरल है। हीरे के अंदर जो अगर कोई प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश कर गई और जब वो बाहर निकलना चाहे तो हीरे का जो क्रिटिकल एंगल 37 होता है ना। तो हीरे का जो ऐसा इस टाइप का शेप होता है, इस टाइप का हेक्सागोनल शेप होता है। तो यहाँ से जब लाइट बाहर निकलना चाहेगी, ये आपका ग्लास हुआ और ये है हवा, ये सघन माध्यम हुआ और ये विरल माध्यम हुआ। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश जाती है तो तब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये जब ये बाहर जाना चाहेगी तो इसका क्रिटिकल एंगल जो IC 37 डिग्री हो जाता है, तो उस समय ये बाहर ना जाके उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हीरा काफी चमकदार दिखाई देता है। तो हीरे की चमकने का कारण क्या है? कई लोग को अगर नॉलेज नहीं होगा तो अपवर्तन लिख दोगे, वो गलत हो जाएगा। अपवर्तन नहीं है, बल्कि क्या है? अपवर्तन का एक विशेष रूप है जब हम आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक कर देते हैं तो वह प्रकाश उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हीरे की चमकने का कारण क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दैट इज, इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी विकल्प सही होगा। तो ये पहला MCQ हुआ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन भी मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉज ऑफ मिराज ऑब्जर्व इन द डेजर्ट, इसके बारे में मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाले वीडियो में बताया था। मिराज होता क्या है? रेगिस्तान में किसी भी आदमी को दूर से अगर किसी पेड़ को देखता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि उस पेड़ की छाया नीचे बन रही है, उस पेड़ का प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। तो उसको ऐसा एहसास होता है कि वहां आसपास कोई पानी का स्रोत है, तभी तो उसका इमेज नीचे बन रहा है। लेकिन जब वो पास जाकर देखता है तो वहां पाता है कि कुछ भी नहीं, वो पेड़ है, पानी तो है ही नहीं वहां पर। तो इसको बोलते हैं मिराज। तो ये जो दृष्टि भ्रम होता है किसकी वजह से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अत्यधिक गर्मी की वजह से मरुस्थल में ग्राउंड लेवल पर जो माध्यम होता है, मतलब जमीन की जो हवाएं ऊपर उठने लगती है और ऊपर सघन माध्यम बन जाता है और नीचे विरल माध्यम। और प्रकाश की किरण, पेड़ से आने वाली जो छाया है, ये पेड़ है, मैं सब बताया हूं इसके प्रीवियस वाले वीडियो में। ये आपका विरल माध्यम है और ये आपका सघन माध्यम है। नजदीक वाले लाइन सघन माध्यम है। तो यहां से कोई रे ऐसा जा रही है तो इधर जाने के बजाय क्या होगा, वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से कोई निकला, फिर ये रिफ्लेक्ट होगा उसी मीडियम में। तो
तो इसका जो अगर पीछे बढ़ाओगे तो इसका इमेज यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो मिराज जो होता है स्टूडेंट्स, दृष्टि भ्रम होता है ना। मरुस्थल में गर्मी के समय दूर प्रेक्षक को किसी पेड़ का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वो ये सोचकर उसके नज़दीक जाता है कि वहाँ पर पानी है और हम पिएंगे, लेकिन जब वो पास जाकर देखता है तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। इसको बोलते हैं मिराज। तो मिराज का कारण क्या है, जो प्रश्न में पूछा है, द कॉज ऑफ द मिराज ऑब्जर्व इन द डेजर्ट। मरुस्थल में मिराज होता है, तो यहां पर लिख लीजिए हिंदी में, मरुस्थल में मरीचिका का कारण। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। पहला क्या है, अपवर्तन बोला है, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या बोला है, परावर्तन, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या बोला है, स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन, ये भी नहीं होगा। चौथा क्या दिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो स्टूडेंट्स ये डी होगा। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। देखो क्या लिखा है, द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास एयर पेयर इज द मैक्सिमम। यानी किसी भी इस प्रश्न का हिंदी अनुवाद में लिख देता हूं। एमसीक्यू नंबर 3 का हिंदी है, किसी कांच हवा युग्म के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे अधिक होगा। क्रांतिक कोण, जिसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हूं, क्रांतिक कोण का मान सर्वाधिक होगा। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या है, लाल रंग, लाल प्रकाश के लिए, यह है बैगनी, यह आपका हरा और यह है पीला। 4 ऑप्शन में से आपको टिक लगाना है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ जो वीडियो बना रहा हूँ आपको कुछ कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। और फिजिक्स वैसे भी जो है, जो सामान्य विज्ञान जो होता है, जिसमें सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तमाम चीज़ें आती हैं। तो भौतिक विज्ञान बड़ा दिलचस्प विषय होता है, इसको अगर आप समझोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो इसका एक तरीका है कि इसको हम याद कर लें, लेकिन याद करने से नुकसान क्या है कि आप भूल जाओगे। तो इसका तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे पता लगाएंगे। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। कल मैंने बताया था, कल का वीडियो में मैंने बताया था क्या, क्रांतिक कोण आईसी तथा अपवर्तनांक में संबंध, अपवर्तनांक में संबंध, द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कल का वीडियो अगर आप जरूर देखिए, उसमें मैंने डिटेल बताया कि जो अपवर्तनांक होता है वो 1/sin IC होता है, या sin IC बराबर 1/μ होता है। अब देखिए, अगर म्यू का मान कम होगा, या वो क्या पूछ रहा है, देखिए प्रश्न में, किस, यानी हमारा प्रकाश जो है ऐसा, ये कांच है, ग्लास है और ये एयर है, ये लाइट ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो ये हवा में अपवर्तित ना कर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाए। तो हवा और कांच युग्म के लिए, कांच और हवा युग्म के लिए क्रांतिक कोण का मान, आई का मान कब ज्यादा होगा, मैक्सिमम, ये पूछा है। तो इसका तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। हम चाहते हैं कि क्या है, म्यू, क्या बोल रहा है, का मान अधिकतम हो। तो म्यू अगर कम होगा, म्यू अगर कम होगा तो इस फॉर्मूले से अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कम होगा तो साइन आईसी भी ज्यादा होगा, साइन आईसी ज्यादा होगा, यानी क्रिटिकल एंगल का जो साइन है वो ज्यादा होगा। ये ज्यादा होने का मतलब आईसी भी ज्यादा होगा, ठीक है। आईसी को ज्यादा करना है, आईसी को ज्यादा करने के लिए म्यू का क्या करना पड़ेगा, कम, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए फिर समझिए, हमारा फॉर्मूला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा चल, अगर ये मतलब रटने वाला स्टूडेंट इसको नहीं बना पाएगा, बस इसको थोड़ा सा जो इसका पहले वाला जो मेरा वीडियो उसको देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि किस कांच हवा युग्म के लिए क्रांतिक कोण आईसी का मान सर्वाधिक होगा, किस रंग के लिए ज्यादा होगा, लाल रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, हरा रंग के लिए, पीला रंग के लिए। तो आपको क्या करना है कि ये फॉर्मूला होता आपने लिख लिया, तो इस फॉर्मूले में आईसी
साइन आईसी को का मान ज़्यादा तभी होगा क्योंकि 1/μ नीचे है, तो ये इसके रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये अगर कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। इसको ज़्यादा करना है तो इसके म्यू कम होगा। म्यू कब कम होता है? म्यू का मान कम किसके लिए होता है? हमको मालूम है, मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, वो है प्रकाश का वर्णक्रम। आप लोग ध्यान से देखिए, प्रकाश का वर्णक्रम पर आधारित मैंने एक 30 से 40 मिनट का वीडियो बनाया। उसको अगर आप देखोगे तो प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल नॉलेज मिलेगा। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से बना लोगे। तो उस वीडियो को जरूर आप देखिए, तो उससे क्या है, स्पेक्ट्रम के बारे में आपका नॉलेज काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो हमको मालूम है कि जो दृश्य प्रकाश होता है वो बैंगनी रंग से लेकर लाल रंग तक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और बैंगनी रंग का जो वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर होता है। यानी सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? बैंगनी रंग का, और सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का। ये ध्यान रखिए, आपको आगे भी काम आएगा। प्रकाश का जो प्रकीर्णन जब पढ़ाऊंगा मैं, जिसमें यह प्रश्न आता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, या आगे वाले लेंस वाले टॉपिक में आएगा, आकाश नीला क्यों दिखाई देता, पीला क्यों नहीं दिखाई देता है, या काला क्यों नहीं दिखाई देता। ये प्रकाश का स्कैटरिंग होता है। ठीक है, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है सुबह और सूर्यास्त के समय। इन चीज़ों का उत्तर आपको उस तो स्कैटरिंग, तो उन चीज़ों को समझने के लिए आपका इसका वेवलेंथ जानना चाहिए। तो दृश्य प्रकाश में सबसे कम वेवलेंथ बैंगनी रंग का होता है, सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है। और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो म्यू जो होता है ना, अपवर्तनांक, ये वेवलेंथ के साथ ऐसा जुड़ा रहता है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक उसके वेवलेंथ के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे कम वेवलेंथ क्या होगा? सबसे कम वेवलेंथ है बैंगनी रंग का, ये बैंगनी रंग, ये बैंगनी रंग। और सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है? लाल रंग। तो लाल रंग का वेवलेंथ ज्यादा होगा तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम। और अपवर्तनांक कम होगा तो ये क्या होगा? क्रांतिक कोण ज्यादा होगा। फिर से समझिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से समझा रहा हूं स्टूडेंट। देखिए, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, और अगर इसको समझ गया तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, और रटने वाले से ये शायद क्वेश्चन नहीं बन पाएगा क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, फिर से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, इसका सही आंसर होगा लाल रंग। क्या होगा? इसका टिक लगा लें, इसका करेक्ट ऑप्शन लाल रंग होगा। कैसे होगा? देखिए, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि साइन आईसी, क्रांतिक कोण का साइन माध्यम के अपवर्तनांक जोड़ों के, यानी 1/μ होता है। ये अगर कम होगा, और दूसरा फॉर्मूला होता है म्यू और वेवलेंथ में ये रिलेशन होता है, म्यू और वेवलेंथ में ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे क्या होगा देखो, और प्रकाश का जो वर्णक्रम है बैंगनी रंग से लेकर लाल रंग तक, इसका 400 नैनोमीटर होता है और इसका 700 नैनोमीटर होता है। देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अब इसको मिला दीजिए, साइन आईसी ये होता 1/μ, और म्यू क्या होता है? म्यू होता है, इसको अगर लिखोगे 1/μ तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर। अब देख लीजिए, इसको अगर रिवर्स करोगे तो ये 1/μ हो जाएगा। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/λ स्क्वायर, यानी अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य के स्क्वायर के विलोमानुपाती है। अगर इसको नीचे कर दूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन बन गया, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल रंग का। लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। इसका अगर ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? कम होगा, मिनिमम हो जाएगा। और ये कम होगा तो ये क्या होगा? मैक्सिमम। देखिए सीक्वेंस, लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, 700 नैनोमीटर होता है। इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा तो इसका अपवर्तनांक कम हो जाएगा, इसका अपवर्तनांक कम होगा तो इनमें जो संबंध के आधार पर क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? सबसे अधिक। तो लाल रंग का प्रकाश अगर किसी कांच और हवा के जोड़ों पर पड़ता है तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम किसका होगा? बैंगनी रंग का। इसका दूसरा क्या होगा? ये समझ में आ गया स्टूडेंट? इसको नोट कर लीजिए। तो ये जो हमारा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप लिख लीजिए यहां पर, साइन क्रांतिक कोण का अपवर्तनांक से ऐसा संबंध है और अपवर्तनांक और वेवलेंथ में ऐसा संबंध है। तो क्रांतिक कोण का मान
सबसे अधिक लाल रंग का होता है, सबसे अधिक लाल रंग का होता है तथा सबसे कम बैगनी रंग का होता है। तो ये भी एक दो वस्तुनिष्ठ हो गए, बैगनी रंग का होता है। अगर आपसे पूछेगा क्यों होता है तो उसका रीजन क्या है, ये है साइन IC इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ और 1/μ होता है लैम्डा स्क्वायर। तो ये आपका बैगनी और ये हो गया लाल, बैगनी रंग का 400 नैनोमीटर और ये हो गया 700 नैनोमीटर। तो जिसका अब लाल रंग का क्या होगा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा तो लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा, सबसे ज्यादा। ये आपका आंसर आएगा रेड कलर। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। तो ये 3 MCQ बताया हूं, इसके बाद और भी बताऊंगा तो उसको ध्यान से आप सुनेंगे। चलिए इसको उतार लीजिए आप। चलिए स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको लिखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। यहां लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। तो 4 विकल्प में से क्या होगा। पहला विकल्प दिया है द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, किरण को सघन से विरल माध्यम में जाना होगा, माध्यम में जाना होता है। फिर दूसरा है, पहला विकल्प ये है द रे मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम द, पहला विकल्प है कि द रे मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, पहला विकल्प ये है। दूसरा विकल्प है सेम वही है, द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन, और इसका जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा है, ये बोल रहा है सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द, यहां पर बोल रहा है कि आई का मान IC के बराबर हो। चौथा बोल रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी द लेस देन, यानी I लेस देन टू IC। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जितने भी अभी बता रहा हूँ सभी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए आप। इसके बारे में डिटेल मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए 2 चीजें हैं। पहली बात, प्रकाश को सघन से विरल में जाना होगा और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना पड़ेगा। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, यानी प्रकाश की किरण फिर अपवर्तित हो जाएगी, परावर्तित नहीं होगी। तो स्टूडेंट 2 बातों का ध्यान रखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को सघन से विरल में जाना होता है और साथ ही साथ आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना पड़ेगा। तो इसके आधार पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अगला MCQ देखिए, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यह पूछा है यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए, क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अपवर्तन कोण का मान होगा, अपवर्तन कोण होगा, 4 विकल्प दिए हैं। यानी इस टाइप का है, यह आपका सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, प्रकाश की किरण जा रही है ऐसा, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दो तो ये ऐसा अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये जो है
ये जो है आर का मान अगर 90 अंश हो जाएगा, कितना, अगर अपवर्तित किरण का मान 90 अंश हो जाएगा तो उस समय आपतन कोण आई का मान IC के बराबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कॉन्सेप्ट से संबंधित है, तो इसको आप जरूर देखिए उस वीडियो को। क्या बोल रहा है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है तो उस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान अधिकतम होगा, 90 अंश होगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका 5वां MCQ हुआ। देखिए और भी MCQ आपको बताता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और MCQ हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है, देखिए, द रीजन ऑफ सीइंग द सन अ लिटिल बिफोर द सनराइज। सूर्य, आपने अनुभव किया होगा, सूर्य जब उदय होने के पहले, ये लिखा है द रीजन ऑफ सीइंग द सन अ लिटिल, छोटा दिखाई देता है बिफोर द सनराइज, यानी सूर्य उदय के पहले आप सन को देखोगे तो वो छोटा दिखाई देता है, और जैसे ही बाहर निकलता पूरी तरह उदय हो जाता है तो काफ़ी बड़ा दिखता है। ऐसा क्यों होता है, तो आप सबको मालूम है, ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि सूर्य कभी भी अपनी वास्तविक स्थिति पर दिखाई नहीं देता, हमेशा उठा हुआ दिखाई देता है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो इन सब का कारण क्या है, अपवर्तन। क्या है, अपवर्तन। तो 4 विकल्प दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में क्या है, सूर्य उदय के पहले सूर्य छोटा दिखाई देता है, इसकी वजह क्या है, द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश का अपवर्तन, और तीसरा दिया हुआ है द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, और चौथा दिया हुआ द डिस्पर्शन ऑफ द लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें तो क्या होगा ऑप्शन, ये तो आपको मालूम है, अपवर्तन की वजह से होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर विल बी, सॉरी ये क्वेश्चन यहां से है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, तो इसका उल्टा पूछा है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर विल बी। तो इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, तो इसका उल्टा पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक होगा। तो 4 विकल्प दिया हुआ है, एक 4/3, 3/4, एक इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका बहुत सिंपल है, मैंने बताया आपको कि कोई भी हम, सबसे पहली बात है अपवर्तनांक कैसा निकाला जाता है। अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, और हम लोग हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, हवा के सापेक्ष। तो यहां पर दिया प्रकाश हवा से ग्लास में जा रहा है, जिसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष यहां पर दिया है 4/3। तो अगर इसका उल्टा पूछेगा कि कांच से हवा में प्रकाश जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तो आप इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AμG बराबर, और इसका उल्टा μGA एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक बराबर 1/, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, दोनों एक दूसरे के विलोमानुपाती हो। तो इसको रिवर्स कर दोगे तो इसका आंसर, तो यहां कितना दिया, 4/3 दिया, इसको रिवर्स कर दो क्यों, उल्टा पूछा है, तो 4/3 आ जाएगा। 4/3 है तो 3/4 आ जाएगा। ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये कुछ क्वेश्चन हुए, और भी अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए और MCQ देखते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। देखिए,
अगला एमसीक्यू है, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑफ द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी, यानी कोई भी प्रकाश किसी दो माध्यमों के बाउंड्री पर अभिलंबत आपतित होता है तो उस समय अपवर्तन कोण का मान होगा। ये तो मैंने आपको वीडियो में बताया। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो एक अलग से वीडियो बनाएं, अपवर्तन के नियम, उस अपवर्तन के नियम में सब चीज़ें बताएं। अगर कोई भी प्रकाश की किरण किसी बाउंड्री, ये मान लीजिए बाउंड्री है, ये बाउंड्री है और बाउंड्री के एक ओर हवा है, नीचे आपका पानी है, वाटर है, और कोई भी प्रकाश की किरण सीधा अभिलंबत तल के अभिलंबत या विलंब के अनुदिश इस पर आपतित होता है, नॉर्मल के अनुदिश या किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर आपतन कोण का मान 0 है तो अपवर्तन कोण भी क्या होगा, बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई प्रकार के एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए आप जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं जो मैंने अपवर्तन से संबंधित या लाइट से संबंधित देखे हैं, खासकर इस प्रकार के एमसीक्यू को बनाने के लिए आपको 3 वीडियो जो मैंने अभी बनाया है लेटेस्ट, उसको आप जरूर देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। आगे तो इसका ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर कोई भी प्रकाश, इसका हिंदी है, अगर कोई भी प्रकाश किसी तल पर अभिलंबत आपतित होती है, माध्यम के दो बाउंड्री में, ये माध्यम के दो बाउंड्री में अभिलंबत आपतित होती है तो उस समय अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी बिना विचलित हुए उसी दिशा में वो आगे निकल जाएगी। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एयर, एक सफेद प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है, आप लिख भी सकते हैं हिंदी में, व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एयर, एक सफेद प्रकाश या श्वेत प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है, देन इन ग्लास, तो ग्लास में क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया है। लाइट ऑफ द ऑल कलर्स, आपको मालूम है कि प्रकाश में 7 कलर होते हैं, उसको आपको मालूम है, मैंने बताया, प्रकाश का वर्णक्रम वाला वीडियो मैंने आपको उसके बारे में बताया। तो जितने भी कलर हैं वो कांच में एक समान वेग से चलेंगे। लाइट ऑफ द ऑल कलर्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड, सभी रंगों का वेग एक समान होगा, यानी इसका कहने का मतलब हुआ चाहे वो बैगनी रंग हो चाहे लाल रंग हो, सभी रंग एक ही स्पीड से जाएंगे। बी बोल रहा है लाइट ऑफ द रेड कलर ट्रेवल फास्टेस्ट, लाल रंग का प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, यानी वो ज्यादा स्पीड से भागेगा, लाल का रंग। फिर ये बोल रहा है लाइट ऑफ द रेड कलर नहीं होगा, लाइट ऑफ द वायलेट कलर होगा। ये मैं गलती से लिख दिया 2 बार, अच्छा सॉरी रेड ही लिखा हुआ, चलो कोई बात नहीं। हाँ, ये बोल रहा है कि उसका जब कोई प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो कांच के अंदर क्या होगा, जितने भी रंग हैं 7 रंग, उन सभी रंगों का वेग एक समान होगा। लाइट ऑफ द रेड कलर ट्रेवल्स फास्टेस्ट, यानी लाल रंग का प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी। यहां बोल रहा लाल रंग की प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, स्लोवेस्ट। लाल रंग का प्रकाश की चाल कम होगी। और लास्ट ऑप्शन दिया है स्टूडेंट्स, लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, येलो लाइट ट्रेवल्स विथ स्पीड सेम एज इन एयर, जो पीला रंग है वो उसी स्पीड से निकल जाएगा जैसे कि हवा में था। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए इसके पहले भी एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। याद करके आप प्रश्न को, कुछ प्रश्न बना सकते हो लेकिन हर प्रश्न नहीं बना सकते। फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले अगर आपको याद हैं, और उन फॉर्मूले के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप वीडियो देखिए। तो देखिए क्या होता है, अपवर्तनांक का होता है C/V, ये होता है, आपको पढ़ाया था, अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य में ये रिलेशन होता है। माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रवेश करने वाले प्रकाश के वेवलेंथ के स्क्वायर के विलोमानुपाती होता है। ये बस 2 चीज याद रखो, देखो अब बन जाएगा। हमारा जो वर्णक्रम है ये बैगनी से लाल रंग, ये इसके बारे में प्रकाश का वर्णक्रम का एक अलग से वीडियो बनाया था। बैगनी रंग का 400 नैनोमीटर और लाल रंग का 700 नैनोमीटर।
और मैंने आपको यह भी बताया था फर्स्ट वीडियो में कि अगर किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो प्रकाश की चाल कम होगी, और माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश की चाल कम होगी। यानी ये ठीक उसी प्रकार से है कि कोई भी व्यक्ति किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुस जाएगा तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और जैसे खाली स्पेस में आ जाएगा, कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, सेम वही है। तो किसका स्पीड ज़्यादा होगा, लाल रंग का होगा कि पीले रंग का होगा, किसका होगा, तो ये फॉर्मूला से डिसाइड होगा। तो स्पीड ज़्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, चाल अधिक होने के लिए, चाल अधिक होने के लिए अपवर्तनांक कम होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर आप किस आधार पे बोल रहे हो, तो ये फार्मूला है ना, देखो म्यू बराबर होता है C/V। C क्या है, हवा में प्रकाश की चाल, और V माध्यम में प्रकाश की चाल। ये तो कांस्टेंट है, तो म्यू क्या होगा, V। ये तो कांस्टेंट है, म्यू का मान प्रकाश की चाल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल कांस्टेंट है। तो अपवर्तनांक का जो मान होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल के वेग के विलोमानुपाती। तो अब आपसे बन गया ये, देखिए, तो अधिक स्पीड है इसका मतलब अपवर्तनांक कम है, स्पीड ज्यादा है तो अपवर्तनांक कम है, और स्पीड कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो अब आप ये बताइए स्टूडेंट्स कि अब इसी को मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूं, म्यू 1/λ²। सबसे अधिक हमको क्या चाहिए स्टूडेंट, हमको चाहिए मतलब आपको ये बताने कि लाल रंग का स्पीड ज्यादा होगा कि बैंगनी रंग का या पीले रंग का, जो भी है। तो स्पीड ज्यादा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपवर्तनांक को कम करना पड़ेगा। किसी भी माध्यम में स्पीड, उस रंग की स्पीड को ज्यादा करने के लिए आपको अपवर्तनांक को कम करना पड़ेगा। अपवर्तनांक कम किसका है, अपवर्तनांक कम कब होगा, जब उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा। तो अब आप बताइए सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका है, लाल रंग का। तो लाल रंग का लैम्डा ज्यादा है तो अपवर्तनांक कम होगा, और अपवर्तनांक कम होने का मतलब प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, क्योंकि अपवर्तनांक कम है, ये कम है, तो ये क्या होगा, अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश, लाल रंग का लैम्डा ज्यादा है तो म्यू का मान कम होगा, तो प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो आपको समझ में आई मेरी बात। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई किसी भी माध्यम में कोई प्रकाश एंटर करता है तो किस रंग की चाल सबसे ज्यादा होगी। तो ये 2 MCQ आपको परमानेंट बन जाएगा। पहला, लाल रंग का ये जो है लाइट ऑफ द रेड कलर ट्रेवल्स फास्टेस्ट, सबसे तेज होगा। क्यों, क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ कम होता है। अगर ये कम हुआ तो ये कम हुआ तो ये ज्यादा हो जाएगा। सॉरी, लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे ज्यादा होगा, ये ज्यादा हुआ तो ये कम हुआ। इस कम होने का मतलब स्पीड का बढ़ना, स्पीड बढ़ जाएगी। अपवर्तनांक के कम होने का मतलब स्पीड बढ़ जाना, अपवर्तनांक के ज्यादा होने का मतलब स्पीड कम हो जाना। तो किसी भी मीडियम में जब श्वेत प्रकाश या लाइट एंटर करता है तो सबसे अधिक फास्ट जो कलर होती है, जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, वो लाल रंग होगी, और सबसे कम स्पीड बैंगनी रंग की होगी। क्यों होगी, क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ सबसे कम, लाल रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक, ये सबसे अधिक तो ये सबसे कम। अपवर्तनांक कम होने का मतलब स्पीड बढ़ना, अपवर्तनांक कम होने का मतलब क्या है कि भीड़ भाड़ कम होना, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो स्पीड ज्यादा होगी, तो लाल रंग की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो ये होगा द लाइट ऑफ द रेड कलर ट्रेवल फास्टेस्ट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो 2 अभी इसमें MCQ बताया, 2 MCQ, एक बताया ये और दूसरा ये, ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो ये जो फॉर्मूला नोट करिए, किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मतलब होता है म्यू बराबर C/V। इसकी स्पीड कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। स्पीड कम होने का मतलब क्या हुआ, स्पीड कम होने का मतलब वो माध्यम ज्यादा घना है, घना माध्यम, घने माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी,
और यही चीज अगर मान लीजिए c अपान वी स्पीड ज्यादा है तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम हो जाएगा। स्पीड ज्यादा मतलब अपवर्तनांक कम है मतलब वो विरल माध्यम है। तो ये चीजें हैं जो आपको मैंने समझा है। चलिए इसको नोट करिए और कुछ एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, दो और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये क्वेश्चन अक्सर आते ही रहते हैं, ये बहुत सिंपल टाइप के ही हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। चलिए, व्हेन वाइट लाइट रे एंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर, कोई प्रकाश की किरण, सफेद श्वेत प्रकाश की किरण कांच से हवा में प्रवेश करता है, द क्वांटिटी विच चेंजेस, तो कौन सी क्वांटिटी जो चेंज होती है। और इसी का एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में कई बार आता है, लोग याद भी हो गया, जीके टाइप क्वेश्चन है। इन रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज, यानी अपवर्तन के दौरान वह कौन सी राशि है जो परिवर्तित नहीं होती। प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश का वेवलेंथ, सी स्पीड ऑफ द लाइट, प्रकाश की चाल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, प्रकाश की आवृत्ति। तो ये दो क्वेश्चन को स्टूडेंट में डिस्कस करता हूँ। देखिए इसको ध्यान से सुनिए, बड़ा सिंपल और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। देखो, वेन लाइट, ये इसको वेन क्वेश्चन नंबर 9 लिख देता हूं। जब श्वेत प्रकाश कांच से एंटर ग्लास फ्रॉम एयर, सॉरी हवा से, when the white light ray enter glass from air, जब श्वेत प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है तो इनमें से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कौन सी राशि परिवर्तित हो जाती है। तो स्टूडेंट मैंने हिंदी में लिख दिया ताकि आपको समझने में मदद मिले कि जब कोई प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इनमें से कौन सी राशि परिवर्तित हो जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, दोनों ऑब्जेक्टिव को एक साथ बता रहा हूं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की चाल, ध्यान से सुनिए, प्रकाश की चाल को हम लोग लिखते हैं किससे, सी। प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, इसको हम लोग लिखते हैं न्यू। इसको क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, न्यू, NEW, न्यू, यह ग्रीक लेटर है। और प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, इसको हम लोग लिखते हैं लेमडा। तो C इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है स्टूडेंट्स। क्या रिलेशन होता है स्टूडेंट्स, C इज इक्वल टू प्रकाश की चाल, उसकी आवृत्ति और वेवलेंथ के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ध्यान में रखना है कि जब कोई भी प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो सभी चीज़ें परिवर्तित हो जाती है। क्या क्या बदल जाती है, उसकी स्पीड बदल जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि जब कोई प्रकाश सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, विरल से सघन में जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड बदल जाता है। स्पीड क्यों बदल जाता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ बदल जाता है। तो स्पीड बदल जाएगा, वेवलेंथ बदल जाएगा, लेकिन एक चीज़ कभी परिवर्तित नहीं होती, वो है प्रकाश की आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलती, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कभी परिवर्तित नहीं होती। अगर प्रकाश हवा से, जब प्रकाश हवा में था तो उसकी स्पीड c थी, उसकी आवृत्ति न्यू थी, उसका वेवलेंथ लेमडा था। अब जैसे प्रकाश कहाँ चला गया, पानी के अंदर, उसकी स्पीड कितनी हो गई, v, और उसका फ्रीक्वेंसी तो कभी बदलता नहीं है, और उसका वेवलेंथ बदल गया लेमडा। दोनों को डिवाइड करो, c अपान v बराबर हो गया, न्यू न्यू कैंसिल हो जाएगा, लेमडा अपान लेमडा डे। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब श्वेत प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है या कांच से हवा में, मतलब जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, उसका वेवलेंथ बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये यही चीज़ है। तो इसमें बोला है कि ओनली उसकी आवृत्ति बदलेगी। तो क्या बदलेगा, ये तो होगा नहीं, आवृत्ति तो कभी बदलती नहीं है। ओनली स्पीड भी बदलती है, लेकिन वेवलेंथ भी बदलता है। बोथ फ्रीक्वेंसी, ये भी नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। वेवलेंथ एंड स्पीड, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसका वेवलेंथ और स्पीड दोनों बदल जाते हैं, एक चीज नहीं बदलती, वो है आवृत्ति। अब अगला क्वेश्चन क्या है? इन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज, अपवर्तन के दौरान कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? ये क्वेश्चन है। ये कई बार कई टाइप का एग्जाम, ये जीके टाइप का क्वेश्चन हो गया, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन हो गया। अब ये तो ये को ध्यान में रखना है। इसको मैंने समझा दिया है कि जब प्रकाश हवा में था उसकी स्पीड c थी, उसकी आवृत्ति न्यू थी, लेमडा थी। अब जैसे ये हवा से कांच में गया तो उसकी स्पीड v हो गई। तो मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी कभी बदलती नहीं है, तो क्या बदलेगी? वेवलेंथ। तो लेमडा डेस हो गया। तो इस टाइप का। तो अपवर्तन के दौरान क्या चीज नहीं बदलती? इसमें 4 ऑप्शन दिया है। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, प्रकाश की तीव्रता, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, प्रकाश का वेवलेंथ, स्पीड ऑफ द लाइट, ये भी बदल जाता है, वेवलेंथ भी बदल जाता है, तीव्रता भी बदल सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। तो 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको बताया। तो स्टूडेंट्स, ये आज का जो एमसीक्यू था आपको ये बताने के लिए था कि अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुनोगे तो जितने भी एमसीक्यू हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, उनको आप इजीली बना सकते हो। तो आज का जो वीडियो उसी का एक छोटा सा प्रयास था। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि इसको आप किस तरीके से स्टडी करते हो। जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं उनको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार के एमसीक्यू आप बना सकते हैं। ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। इन्हीं बातों के साथ आज का ये लेक्चर खत्म हो जाता है, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए और हम आपके साथ हैं और आपकी तैयारी में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को बताते रहेंगे। थैंक यू।